जानिब से बड़ा रिस्पांस सामने आया है और यमन ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। एक साथ 2 ऑयल टैंकर्स जो हैं इनको निशाना बनाया गया है और रीजन के अंदर बड़ी एस्केलेशन जो है वो देखी जा रही है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की के जो इक्विपमेंट्स हैं, टर्की की हैवी मशीनरी जो है वो गजा के अंदर दाखिल हो गई है रबल को रिमूव करने के लिए, मलबे को हटाने के लिए, और टर्की के जो इमदादी जहाज हैं वो भी गजा के साइलों की तरफ जब वो पहुंच रहे हैं। इसी दरमियान जेडी वैंस जो है वो अहम तरीन दौरे पर अगले 48 घंटों के अंदर जो है वो इसराइल पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है इस दौरे को इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये जंग को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए और फेज 2 जो है वो उसको शुरू करने के लिए है। तो क्या ये वाकईतन ऐसा ही है या इसके पीछे कोई और मकासद है? जैसा कि हमेशा बात तो पीस ही की जाती है, लेकिन उसमें जो इजरायली इंटरेस्ट हैं, जो इजरायली मफादात हैं, उनका हमेशा जो तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो अब ये दौरा तो इसलिए हो रहा है कि रीजन में अमन लाने के लिए और फेज 2 शुरू करने के लिए, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसी दरमियान जो फतह है जो जिसको महमूद अब्बास हेड करते हैं, एक बार फिर वो इजराइल के हाथों में और अमेरिका के हाथों में खेल रही है और उसने एक बार फिर जो है हमास के वेपन्स को इलिजिटिमेट जो है वो करार दिया है और हमास ने कहा है कि किसी सूरत हम अपने हथियार जो है वो हवाले नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस गजा में एक फलस्तीनी अथॉरिटी बना दी जाती है और फलस्तीनी रियासत की बात होती है तो फलस्तीनी रियासत को हम अपने वेपन्स सबमिट करेंगे, उससे पहले नहीं। इसी दरमियान बड़ी खबर यह है कि जो अमेरिकन मिलिट्री है, अमेरिकन जो फौज है, वो वेनेजुएला की जो कोस्टल लाइंस है उनके करीब आ रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला ने अपनी फौज को जब मोबिलाइज कर दिया है तो वेनेजुएला का मुस्तकबिल जब इस वक्त दाव के ऊपर है, एक सडन अटैक जब वो वहां पर हो सकता है। बड़ी खौफनाक वहां पर सूरत हाल है और उनका मुस्तकबिल, उनके ख्वाब जो है इस वक्त दाव पर लगे हुए हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं कि कैसे दुनिया में जो ग्लोबल डायनामिक्स बदल रहे हैं उसके बरह रास्त असरात जब होंगे। जो यूरोप का डिक्लाइन हो रहा है उसके बरह रास्त असरात जब इसराइल के सर्वाइवल के ऊपर होंगे। वो यूरोप, वो कलेक्टिव वेस्ट जो ताकत का मरकज था, जो वेल्थ का मरकज था, ठीक है ना, दुनिया का मरकज था, वो बात अब नहीं रही। ना ही अब वो वेल्थ का मरकज है और ना ही अब वो ताकत का मरकज है। ये दोनों चीजें जो है वो दुनिया की दूसरी कौमों में शिफ्ट हो रही हैं, ताकत भी और वेल्थ भी। तो ये वो चीज है कि इजराइल की जो बदमाशी है वो इस तरह से चल नहीं सकती है, क्योंकि देखिए अब इजराइल के बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस जंग में गए हैं, तो इजराइल इतनी क्यों अफोर्ड कर पाता है? इतने बिलियंस उड़ा दिए गए, 34 बिलियन डॉलर्स तो अमेरिका ने खर्च किए और इजराइल ने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स जो है वो खर्च किए हैं और उसके नतीजे में उनकी अपनी इकोनॉमी भी तो स्लो हुई, जो पैसा उन्होंने कमाना था वो भी नहीं कमाया, तो इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ। तो किस चीज का कॉन्फिडेंस उनको कि ये पैसा जो हमें वेस्ट से मजीद मिल जाएगा? तो इसी तरह से उनका सर्वाइवल हो रहा है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो वेल्थ है ना, खुद यूरोप में इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हो रहा है कि वो अपने आप को संभालेंगे, इजराइल की जंगों को फंड करें। मिसाल के तौर पे मैं जो रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं, जर्मनी की अगर हम बात करें, जर्मनी इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट सपोर्टर है इजराइल का, जो बहुत पैसा भी दे रहा है, जिसने इस सारी जारियत के दरमियान सबसे ज्यादा वेपन्स भी दिए हैं अमेरिका के बाद। और ओवरऑल जो है वो जर्मनी 95 बिलियन डॉलर्स इजराइल को दे चुका है। 95 बिलियन डॉलर्स, ये तो वो पैसा है जो डायरेक्टली इजरायली सेटलर्स को दिया गया है। बाकी असलहा, बाकी चीजें वो तो इसमें काउंट भी नहीं हो रही है। 95 बिलियन डॉलर्स और फिर जो इजरायली सेटलर्स के लिए वहां पर जो स्कॉलरशिप्स हैं, वहां पर जो बाकी उनको मराहत मिलती हैं, ये सारी चीजें इससे अलग हैं। 95 बिलियन डॉलर सिर्फ वो कैश है, वो मनी है जो डायरेक्टली इजरायली सेटलर्स को दी गई है। तो ये जर्मनी की सपोर्ट है। अब उस जर्मनी की हालत क्या है? दुनिया की 5 जो बड़ी इकॉनमीज है उसमें जर्मनी आता है और यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है यूरोपीय यूनियन की। जर्मनी की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा शेयर जो है उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो उसको पैसे कमा के देती है। तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जर्मनी के, मर्सिडीज, BMW, फॉक्सवैगन, ये 3 ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने दुनिया के ऊपर रूल किया है और बहुत पैसा कमा के दिया, यानी उनकी इकॉनमी का बड़ा शेयर जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। ये तीनों बड़े ब्रांड्स, यानी जो उनका सिंबल है, उनकी सुपीरियरिटी का, उनकी टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, उनके गलबे का सिंबल है, ये तीनों शाहकार कंपनियां, ये तीनों इस वक्त डिक्लाइन में जा चुकी हैं। तीनों जो है वो इनके ऊपर गलबा चाइना ने हासिल कर लिया। यानी बाकी तो यूरोप को छोड़ देना, ये तो उनके सबसे बड़े ब्रांड्स हैं, बाकी तो ब्रांड्स को छोड़ दें, ये तो उनके जो नंबर 1 कैटेगरी के ब्रांड्स हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं। चाइना इनको भी रिप्लेस कर चुका है और इन ब्रांड्स की जो सेल्स हैं वो तेजी के साथ गिर रही हैं और ये इस वक्त पैनिक के अंदर हैं। वहां पर अब ये भी डिस्कशन हो रही है कि इन कंपनीज के सर्वाइवल के लिए इनको एक कर दिया जाए, यानी इतने बड़े ब्रांड्स, अब ये भी वहां पर तजावीज पेश की जा रही हैं कि इनको एक कर दिया जाए। मर्सिडीज, BMW, फॉक्सवैगन, ये तीनों एक ही कंपनी बन जाए ताकि इन कंपनीज को बचाया जा सके। यहां तक जब सूरत हाल जा चुकी है। सो मैं रिपोर्ट्स आपके सामने रख देता हूं। जर्मन इंडस्ट्रियल आउटपुट बिगेस्ट डिक्लाइन,
जर्मनीज ऑटो सेक्टर फेसेस स्ट्रक्चरल शिफ्ट एज सेल्स डिक्लाइन। सेल्स एवन की तेजी के साथ नीचे आ रही है। जो चाइनीज, खासकर जो चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उन्होंने बड़ी तेजी के साथ इनको रिप्लेस किया और अमेरिका की अपनी जो टेस्ला कंपनी है वो भी पीछे रह गई है। जर्मनीज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज इन क्राइसिस, यूरोपीय ईयू जो न्यूज है। और पॉलिटिक्स आर टू ब्लेम, जिम्मेदार कौन है? वो सियासत, वो पॉलिसीज, सेज ट्रेड इकोनॉमिस्ट। जर्मनीज कार इंडस्ट्री इज लूजिंग इट्स फेमस वॉरस्प्रंग एंड इट कैन नॉट ऑल बी ब्लेम्ड ऑन ट्रंप एंड टैरिफ्स। इस डिक्लाइन की वजह क्या है? वजह देखिए, एक तो टेक्नोलॉजी में वो पीछे रह गए, यानी चाइना जो है वो अब टेक्नोलॉजी की सुपर पावर के तौर पर इमर्ज कर रहा है। और इस पीछे रह जाने की वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप देखें, आपको मुसलसल इन्वेस्टमेंट्स करनी है अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर, अपनी उस रिसर्च के अंदर, और अपनी प्रायोरिटीज, अपनी अटेंशन जो है वो वहां पर रखनी है। जो ही आप अननेसेसरी वॉर्स के अंदर इंगेज होंगे, जो ही आप किसी और की जंगें फंड करेंगे, तो एक तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी, दूसरा आपका पैसा वहां पर जाया होगा। तो वो इंस्टीट्यूशंस जिनमें वो इन्वेस्टमेंट्स आपकी जानी चाहिए थी, कि जो मुसलसल रिसर्च करते रहे और आगे आपको बढ़ाते रहे, वहां पर पैसा नहीं जा रहा। फजूल की जंगों में, यूक्रेन की जंग में, मिडिल ईस्ट की जंगों में आपका पैसा जा रहा है और आपकी लीडरशिप उधर सोच रही है, ठीक है ना, अटेंशन आपकी डाइवर्ट हुई। और ये जो असल काम अमेरिका के साथ हुआ है पिछले 30 सालों के अंदर, चाइना का राइज क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिका जंगों में मसरूफ है, पैसा उधर जाया हो रहा है और सबसे बढ़कर अटेंशन उधर जाया हो रही है। तो फिर आप ये अननेसेसरी वॉर्स, इमिग्रेशन हो गई, ठीक है ना, पॉलिटिकल आपका क्राइसिस है। तो ये वो सारी चीजें मिल मिलाकर जो है वो आपको उस डिक्लाइन की तरफ धकेल रही हैं कि आपके सिंबल जो हैं, बाकी ब्रांड्स को तो छोड़ देना, ये तो आपके सिंबल हैं और कई दहाइयों से रूल कर रहे हैं। तो इनको किसने टक्कर दी है? चाइना ने। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि अगर चाइना नहीं है तो ये रूल करेंगे, क्योंकि चाइना इनसे बेहतर प्रोडक्ट बना रहा है, ये फर्क है। और ये उस रेस में पीछे से पीछे जब होते चले जा रहे हैं और इनकी सेल जब वो डिक्लाइन कर रहे हैं। भाई, जब चाइना उससे अच्छा सस्ता प्रोडक्ट बना रहा है, नई फीचर्स के साथ गाड़ियां बना रहा है, तो ये कौन खरीदेगा? ठीक है ना। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, नए दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप पीछे हैं, चाइना आप लीड कर रहा है। और आपको चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स, आपने उधर तवज्जो नहीं दी कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो उसकी हमें जरूरत है, वो हमने कहां से लेने हैं, चाइना के साथ कोई पॉलिसी बनाई जाए, अफ्रीका के साथ कोई पॉलिसी बनाई जाए। नहीं, आप उधर बिजी हैं। आप दूसरे, आप साथ कर रहे हैं, आप इजराइल की जंगें फंड कर रहे हैं, आप यूक्रेन में घुसे हुए हैं। तो ये वो फर्क है। तो बुनियादी बात यह है कि जो कलेक्टिव और वेल्दी वेस्ट है वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो डिक्लाइन में है। कब तक वो इजराइल की बदमाशी जो फंड करेगा? तो सारे मिडिल ईस्ट में जो वाकयात हो रहे हैं, जो रेजिस्टेंस लड़ रही है, जो ईरान लड़ रहा है, वो तो सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि जो इस प्रॉक्सी को चलाने वाले हैं वो अपना बर्डन अब उनके लिए उठाना जब वो बड़ा मुश्किल हो गया। और इसे अब अगली बात देखिए, जर्मनी जो है वो अब इस बात के ऊपर डिबेट कर रहा है, बल्कि लेजिस्लेशन वहां पर लाया जा चुका है कि जर्मनी में जो कंस्क्रिप्शन लॉ है वो दोबारा से लगाया जाए, यानी हर जर्मन की फौज में भर्ती लाजमी होगी। तो अब एक जर्मनी में इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया और जर्मन जो हैं, खासकर जो यंग जर्मन हैं, वो जाकर इस बात के ऊपर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि हम मिलिट्री सर्विस से कैसे बच सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये रिपोर्ट देखिए, यंग जर्मन सीक एडवाइस हाउ टू अवॉइड मिलिट्री सर्विस। उधर लेजिस्लेशन आ गई है, वो अभी पास होना है और जर्मन की लाइनें लग गई हैं कि वो लीगल एडवाइस ले रहे हैं और इस बात के ऊपर जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो फौज में बिल्कुल भर्ती नहीं होना चाहते और वो ये बात देख रहे हैं कि भाई हम कैसे बच सकते हैं। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स दैट पेरेंट्स ऑफ यंग जर्मन्स आर टर्निंग टू काउंसलिंग, पूछ रहे हैं जाकर काउंसलिंग सेंटर्स इन द लार्ज नंबर्स टू इंक्वायर अबाउट हाउ टू विड्रॉ फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। किसी सूरत वो फौज में भर्ती नहीं होना चाहते। झगड़ा पड़ गया है ओवर ब्रिंगिंग बैक द मिलिट्री सर्विस, स्प्लिट जर्मन गवर्नमेंट। क्योंकि एक कोalition गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट के अंदर फटा पड़ गया है, कुछ इसकी सख्ती से मुखालफत कर रहे हैं। तो देखिए, यानी एक वो डिक्लाइन, दूसरा अब आपकी सोसाइटी में कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है। देखिए, जर्मनी जो है ना बहुत बड़ा मुल्क है, बर्तानिया बहुत बड़ा मुल्क है, फ्रांस बहुत बड़ा मुल्क है, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, और जर्मनी 2 आलमी जंगें लड़ी, दोनों हार गया फिर खड़ा हो गया। एक आलमी जंग लड़ी, हार गया, फिर खड़ा हो गया, दूसरी लड़ी, हार गया, फिर खड़ा हो गया। दुनिया की बड़ी इकॉनमी, मामूली बात नहीं होती है। इसका मतलब कि कुछ ऐसी गैर मामूली चीज उनके अंदर है कि वो गिरकर और इतनी बड़ी तबाही के बावजूद खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये चीज जो हो रही है ना, ये उन्होंने पहले कभी नहीं की। उनकी प्रायोरिटीज उनकी नेशंस हुआ करती थी। अब वो इजराइल को प्रायोरिटी, इजराइल फर्स्ट जो पॉलिसी है, ये उनको बहुत डैमेज कर रही है। और इजराइल सिर्फ एक एंटिटी नहीं है, इजराइल ने कितनी जंगें छेड़ी हैं, उन जंगों से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो इमिग्रेशन वहां पर हुई है, जिससे इकॉनमी का भट्ठा बैठा है,
तो इजराइल एक पूरा फिनोमेना है जिसने दहाइयों से यूरोप को डैमेज करना शुरू किया है। तो अब आप देखिए, यानी पूरी सोसाइटी में यह पैनिक है कि भाई हम तो फौज में जाना नहीं चाहते, और जर्मनी को क्या जरूरत पड़ गई है फौज में भर्ती करने की अपने लोगों को, डीप स्टेट्स की अननेसेसरी वॉर्स के लिए। अब मतलब रशिया के साथ जाकर लड़ना है दोबारा, 2 आलमी जंगें रशिया के साथ लड़ी हैं, दोनों हारे हैं, अब फिर रशिया के साथ जाकर लड़ना है। क्या जरूरत है रशिया के साथ लड़ने की? कोई जरूरत नहीं है। तो यानी क्या माजी में भी ऐसा था? जब हिटलर फौज भर्ती कर रहा था तब भी जर्मन की यही सूरत हाल थी? नहीं, आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। वो फौज में जाना नहीं चाहते किसी सूरत के अंदर। तो क्या है, सोसाइटी के अंदर क्योस और ये सारा बढ़ेगा, ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे इजराइल की बदमाशी जारी रहेगी, लेकिन एकदम कोलैप्स होगी, एकदम ये बदमाशी नीचे आ गिरेगी, और अमेरिका जो है वो आखिरी हद तक इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। जब तक उसका मोनोपोली वाला कैरेक्टर है, मोनोपोली वाली पावर अमेरिका के पास है, वो इजराइल की सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन ये अब नजर आ रहा है कि अमेरिकन सेंचुरी जो है वो सदियां नहीं चलने वाली, अमेरिकन इक़्तिदार सदियां नहीं चलने वाला, ये बस अब चंद सालों का किस्सा है, ये बात अब नजर आ रही है, ठीक है ना। तो ये वो बहुत बड़ा एक समझ लेके तूफान है जो वहां से आ रहा है। जिन्होंने ये तमाशा रचाया वो खुद अब अपने इक़्तिदार की, अपने सर्वाइवल की, अपनी आप कह लें कि इंटरेस्ट की जंग लड़ रहे हैं, और इजराइल की जंगें फंड करने में उनका डिक्लाइन तेज होगा। उनके लोग ना ही इजराइल को अब सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही इसकी जंगों को पसंद कर रहे हैं। अब आप देखिए कि 10 लाख जॉब्स जो है वो जर्मनी में ऑन स्टेक हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से। 10 लाख जॉब्स, ये कोई मामूली बात नहीं है। और तो ये एक सूरत हाल होगी। तो इधर जो है वो भरपूर लड़ाई जारी है, और यमन ने 2 ऑयल टैंकर्स को एक साथ निशाना बना दिया चंद मिनट्स के वक्फे के साथ। एक जो है वो 116 माइल्स के फासले पर बड़ी एक्यूरेसी के साथ उसको जब वो हिट किया गया है, और उसमें इस वक्त आग भड़क उठी है और वो डूब रहा है। 116 माइल्स के फासले पर इसको हिट किया गया है। और दूसरा जो है 60 नॉटिकल माइल्स के फासले के ऊपर इसको निशाना बनाया गया। दोनों ऑयल टैंकर्स हैं, दोनों को बरह रास्त और प्रिसीजन के साथ जब वो हिट किया गया। तो ये यमन का मैसेज है। इसी दरमियान जो है वो जैरेड कुशनर जो ट्रंप के दामाद हैं, वो सीबीसी न्यूज को इंटरव्यू दे रहे हैं कि क्यों ट्रंप मजबूर हुआ है सीज फायर करवाने के लिए। उसने कहा कि ट्रंप सॉ दैट इजराइलीज जो हैं वो कंट्रोल लॉस्ट कर चुके हैं, एंड अब वक्त आ चुका है कि फोर्सफुली उनको मजबूर किया जाए टू स्टॉप द एक्शंस दैट डू नॉट सर्व देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। इजराइलियों ने कुछ भी अचीव नहीं किया। अब ये जैरेड कुशनर जो इन्हीं के मजहब का, उनका बहुत बड़ा सपोर्टर है, तो जैरेड कुशनर ये कह रहा है कि चूंकि इजराइल हार गया था, इस चीज ने ट्रंप को मजबूर किया कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये इनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के अंदर नहीं है, इसलिए अब इनको फोर्सफुली जो है वो रोका जाए। तो ये वो बात कर रहा है। अच्छा, इजराइल जो है वो सीज फायर की वायलेशन जारी रखे हुए है। इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने अब ईस्ट गाजा के अंदर जो है वो काफी हैवी जो है वो अटैक्स वहां पर किए हैं सिविलियंस के ऊपर। और जो फतह है, जिसको महमूद अब्बास हेड करते हैं, फतह ये कह रही है कि ये इलिजिटिमेट फोर्स है, इनके वेपन जो है वो इलिजिटिमेट है। तो ये इजराइल के बयानिए को आगे बढ़ाने वाली बात है। और फतह का अगर ये नैरेटिव है तो इट्स मीन पीछे अरब्स भी इसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पर हमास का ये रिस्पॉन्स आया है कि हमारे वेपन्स जो है वो लेजिटिमेट हैं, और ये वेपन नेशन के हैं, नेशन की उसके लिए हैं, स्ट्रगल के लिए हैं, एंड इट इज यूज्ड ओनली अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन। तो ये जब भी इस्तेमाल हुए हैं ऑक्यूपेशन के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। तो ये एक फटा है जो फतह में, और जाहिर है कि फतह का जो ये नैरेटिव है वो आप समझ सकते हैं कि वो कोई सही दुरुस्त नैरेटिव नहीं है, बल्कि वो इजरायली नैरेटिव को सपोर्ट करने वाली बात है। और हमास निगोशिएशन भी ऑफर कर चुकी है। बीजिंग डिक्लेरेशन में ये बात तय हुई कि मिलकर चलेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होंगे। हमास ने यह भी कह दिया कि फलस्तीनी अथॉरिटी आकर गजा को संभाल ले। लेकिन बहरहाल फतह जो है वो इजराइल के हाथों में खेल रहा है, तो ये फलस्तीनियों के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। ये जो डिवीजन है इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। जेडी वैंस इजराइल आ रहे हैं फेज बी को, फेज 2 को जब डिस्कस करेंगे, जो ट्रंप प्लान में शामिल है। और जेडी वैंस के साथ स्टीव विटकॉफ भी होंगे, और वो मंडे के दिन जब इजराइल पहुंचेंगे। जेडी वैंस हेड्स टू इजराइल, और इसके अंदर जनाब अली एंडिंग द वॉर, स्टेबलाइज द रीजन, ये सारा जब डिस्कस किया जाएगा, इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बड़ा डिप्लोमेटिक विजिट होने जा रहा है, बड़ा फैसलाकुन विजिट होने जा रहा है, जिसमें मुकम्मल जंगबंदी होगी और आगे बढ़ा जाएगा। बट एवरीवन नोज दैट, खुद इजरायली मीडिया और एसोसिएटेड प्रेस जो है इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, दिस इज अ सॉफ्ट लॉन्च ऑफ ट्रंप पोस्ट वॉर ब्लूप्रिंट। ये पीआर एक्टिविटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अ रिजीम चेंज विद बेटर ब्रांडिंग। तो इस वक्त पॉलिसी ये है कि पिचिंग ऑर्डर थ्रू फोर्स, सिक्योरिटी थ्रू डील्स, एंड अमेरिका एक इनडिस्पेंसेबल मिडलमैन, कि हर जगह पर उसकी मुदाखलत रहे। सो कॉल इट व्हाट यू वांट, सीज फायर, रीअलाइनमेंट, रीऑक्यूपेशन बाय प्रॉक्सी, द एम्पायर स्टिल टेकिंग मीटिंग्स।
तो उनका सादा सा मतलब यह है कि पोर्ट्रे जो किया जा रहा है कि अब यानी ये बताया जाएगा कि अमेरिका बड़ा प्रेशर पुट कर रहा है और उसने इजराइल को वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि ये जंग अब दोबारा शुरू नहीं हो सकती, जंग खत्म हो गई है, ये वो करके इस तरह की खबरें मैंने आपको बताया कि पहले भी 2 सालों में पहले बाइडन और अब ट्रंप चलवाते रहे हैं कि उन्होंने बड़ा डांटा, वो बड़ा सख्त पेश आया नेतन्याहू के साथ, ये वो करके। तो वहां पर तो इजराइल जो है वो अटैक्स कर रहा है और उसकी देखें बुनियादी बात घूम फिर कर उसकी जो डॉक्ट्राइन है, जो ज़ायनिस्ट की डॉक्ट्राइन है, वो फ़लस्तीनियों को ना अपने बराबर समझते हैं ना इंसान समझते हैं। वो उनको राइट्स नहीं देंगे, जब तक राइट्स नहीं देंगे ये मसला हल नहीं होगा। और अमेरिका कोई इंटरेस्टेड नहीं है फ़लस्तीनियों को राइट्स देने में। तो ये सब एक खेल है। चूंकि सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस डील होनी है, तो सोचिए ना कि एमबीएस व्हाइट हाउस का विजिट कर रहे हैं, वहां पर डिफेंस डील कर रहे हैं, इधर बॉम्बिंग हो रही है, तो वो मामला चलेगा नहीं। तो ये एक इजराइल और अमेरिका दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी कि थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करके रखें, विच विल लुक लाइक पीस। लेकिन उस पॉज में भी क्या है, रोजाना फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं। ओवरऑल ये पॉज है, ओवरऑल ये पीस है। तो ये एक आप कह रहे हैं कि ट्रैप है। देखते हैं ये मामला किस तरफ जाएंगे। फिर फलस्तीनी जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। अब ये देखिए दास्तानें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि व्हेन आई वोक अप, जब मैं जागा, आई रियलाइज्ड कि मैं अपनी आंखें खो चुका हूं। पैलेस्टीनियन डिटेनी रिकाउंट्स टॉर्चर। तो ये 8 मंथ तक जो है वो सवेयर टॉर्चर में रहे इजरायली जेल में, इजरायली कस्टडी में, जिसमें आयरन टूल्स इस्तेमाल किए गए, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स जो है वो इस्तेमाल किए गए। और इसके नतीजे में वो कोमा में चले गए और इस टॉर्चर की वजह से वो नबीना भी हो गए। यानी इलेक्ट्रिक शॉक्स, आयरन टूल्स उनके पर इस्तेमाल किए गए। 8 महीने टॉर्चर होता रहा, जिसके नतीजे में वो कोमे में चले गए। और कोमे से जब वो जागे तो उनको पता चला कि वो नाबीना हो चुके हैं। और पहले जो 7 दिन थे, पहले 7 दिन में कांस्टेंट जब वो बीटिंग्स हो रही थी और ऐसा लगता है कि वो वेटिंग जोन में है। यानी 10 प्रिजनर हैं तो वो सबको मारा जा रहा है। यानी हर बंदा अपनी जैसे बारी का इंतजार कर रहा है। इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, और हैंडकफ थे, ब्लाइंड फोल्डेड थे 7 दिन मुसलसल। और 7 दिन मुसलसल हाथ बांधे हुए और आंखों पर पट्टी। और खाना जो है, खाना भी एक टॉर्चर से कम नहीं था। इतना सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड हटाया जाता कि सिर्फ खाना जो है वो ढूंढ लिया जाए कि खाना किधर पड़ा है। और जिस तरह का खाना दिया जाता होगा वो भी आपको पता है। तो ये टॉर्चर हुआ और वो कोमा में चले गए और जब जागे तो पता चला कि वो तो नबीना हो चुके हैं उस टॉर्चर की वजह से। और अब वो गजा के एक टेंट में अपनी जिंदगी जो है बतौर नबीना गुजार रहे हैं। तो ये है फलस्तीनियों की स्ट्रगल। टर्की के जो बताया जा रहा है कि इक्विपमेंट्स दाखिल हुए हैं, कितने दाखिल हुए हैं, कितने इफेक्टिव हैं, वो एक बात की बात है, लेकिन कुछ दाखिल हुए हैं। और टर्की का एक शिप है जिसका नाम है गुडनेस शिप। ये मिस्र की बंदरगाह पर आ गया है। टन्स ऑफ एड है इसमें गजा के लिए। और इसी दरमियान एक आईसीजे बड़ी रूलिंग देने जा रहा है, बड़ा फैसला देने जा रहा है इजराइल के हवाले से। तो टर्की कह रहा है कि ये एक बड़ा हिस्टोरिक होगा। एक आईसीसी है, ये आईसीजे है, ये जो है वो एक फैसला देने जा रहा है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर और उधर सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई है और इसमें यह डिस्कस हुआ है कि टर्की अब बरहरास्त जो कुर्दिश मिलिटेंट्स हैं उनके ऊपर बरहरास्त अटैक कर सकेगा। यानी वो एक फॉर्मल सी जो उनको चाहिए एग्रीमेंट के सीरिया खुद अलाउ कर रहा है और सीरिया हमें इनवाइट कर रहा है, तो वो वहां पर अटैक करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है इससे इजराइल अपनी भी एक लेजिटिमेसी हासिल करेगा कि अगर टर्की अपने सिक्योरिटी के लिए वहां पर अटैक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मामला गड़बड़ होने जा रहा है। देखिए इजराइल की वजह से मामला रुका हुआ है। सीरिया स्टेबलाइज तो नहीं हो रहा ना। स्टेबलाइज होने के लिए आपको उन मिलिटेंट्स को खत्म करना है, आपको एक मुनज़्ज़म गवर्नमेंट बनानी है, आपको रिकंस्ट्रक्शन करनी है। तो इजराइल वो सारा कुछ नहीं होने दे रहा, तो मामला रुका हुआ है। जो ही आप स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे इजराइल फिर कुछ ना कुछ कर देगा। तो जर्मनी जो है उस वक्त सपोर्ट कर रहा है यूरो फाइटर्स टर्की को देने पर, बावजूद इसके कि यूनान इसके खिलाफ है। और यूनान के पीछे कौन है? इजराइल। यूनान के अपने भी मसाले हैं टर्की से, लेकिन पीछे इजराइल अब इस वक्त काफी है। तो जर्मनी चाहता है कि यूरो फाइटर्स टर्की को दे दिए जाएं। अब ये जो पहले मैंने शुरू में आपके सामने बात रखी, ये उसका एक अमली सबूत है। यानी कलेक्टिव और वेल्दी वेस्ट, जिसको किसी की जरूरत नहीं थी, दुनिया उसके पास जाती थी, आज वो मजबूर हो रहा है एक फैसला करने पर। अब टर्की को क्यों देना है? क्योंकि टर्की से बहुत कुछ लेना है, उनकी जो मॉडर्न डिफेंस इंडस्ट्री। हालांकि टर्की को यूरोपीय यूनियन में नहीं लिया, लेकिन अब चूंकि टर्की की मोस्ट मॉडर्न डिफेंस इंडस्ट्री है और नेटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज है, तो टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो इसलिए उनको फाइटर जेट्स दे रहे हैं और बाकी चीजें उनसे लेनी है। तो क्या इजराइल नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद जर्मनी चाह रहा है कि ये हो? क्यों? देखें, अब उनको फैसला करना है कि अपना सर्वाइवल या इजराइल का। अपने इंटरेस्ट पहली बार उनके एट स्टेक हैं। तो ये वो बुनियादी फर्क है कि जो बादशाह थे, दुनिया के बादशाह थे, अब वो उस तरह से नहीं है। अब ना ही वो दौलत का मरकज है, ना ही वो ताकत का मरकज है, ना ही वो टेक्नोलॉजी का मरकज है। ये तीनों चीजें दुनिया में बदल रही हैं और इसके बरहरास असरात होंगे। वन ऑफ द फैक्टर ये है, वगरना इजराइल ना चाहे और कुछ दिया जाए मिडिल ईस्ट में, किसी को सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उधर जो है वो फौजें वेनेजुएला की कोस्टल लाइन पर पहुंच रही हैं
और वेनेजुएला मोबिलाइज इट्स फोर्सेज एज द यूएस मिलिट्री अप्रोचेज इट्स कोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल। यह भी बड़ा फड्डा है। और ट्रंप नॉर्थ कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं उनके साथ मुलाकात के लिए खुफिया इस वक्त डिस्कशंस हो रही हैं कि एशिया का जो ट्रंप विजिट कर रहे हैं उसी में नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ मुलाकात हो जाए। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने राज होगा करेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।